राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने हाथ में चूड़ी पहन करके उस भर्ती को रोक करके बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से डरता है कि फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के राखी सावंत को दे दिया गया हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन कुछ इसी तरह का है। एक आदमी जो बीजेपी के कार्यालय में बैठ करके चाय की पर्ची फाड़ा करता था, रातों रात उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा दिया। और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा इंदिरा जी को। इंदिरा जी झांसी की रानी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का थिंक 360 पर। एक बार फिर से हाजिर हैं राजस्थान की सियासी घटनाओं पर आपसे मुखातिब होने के लिए। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह किलानौत और आज चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। मैं कहूं कि आज की आप एक बड़ी घटना देखिए। घटनाएं दो हैं दरअसल। एक तो विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगातार और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है मामला। पूरा हो गया प्रोटेस्ट, अब चर्चा शुरू हो गई। दूसरा था कि आज कांग्रेस का प्रदर्शन था। पहली बार ऐसा लग रहा है भजन लाल की सरकार बनने के बाद में कि कांग्रेस अब अपोजिशन के मूड में आई है। बेसिकली मूड ऑन मोड में। हाँ, मतलब होता क्या है कि जब सरकार जब धीरे धीरे मूड में आती है और जैसे सरकार को ये फील होने लगता है कि अब हम पावर में हैं, तो फिर अपोजिशन को भी ये लगने लगता है कि अब हम अपोजिशन में हैं और वो लगातार जो सरकार को घेरने का काम है, मुद्दा होता है, नहीं होता है तो मुद्दा बनाया जाता है। एक बयान दिया मंत्री ने, उसको कांग्रेस ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि नेशनल स्तर तक, दिल्ली तक वो मुद्दा पहुंचा और आज एक बड़ा शानदार प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। एक और बयान आज दे दिया है कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, वो उसको विवादित बयान माना जा रहा है मीडिया के दृष्टिकोण से कि भाजपा कार्यालय में चाय की पर्चियां काटा करते चाय थे की सीएम भजन लाल शर्मा पर एक बड़ा हमला बोला है उन्होंने। मैं सबसे पहले आपका जो आज का प्रोटेस्ट था, कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, उस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने आज हल्ला बोला है सरकार पर और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन। ये 2-3 दिन से जो चल रहा था, कांग्रेस धरने पे थी, शनिवार को भी, रविवार को भी, आज भी। क्रिकेट का मैच तक उन्होंने वहीं फ्लोर पे बैठ के देखा। भारत की जीत का खबरों में बने रहने की कोशिशों में कांग्रेस कामयाब हुई है, चाहे वो क्रिकेट के माध्यम से रहा हो या आज का जो धरना प्रदर्शन था उसके माध्यम से भी। कांग्रेस के कई नेता बोले, लेकिन उसमें संयम लोढ़ा का भाषण जो है वो सर्वाधिक विवादित रहा और बड़ा उसको ये कहेंगे कि संयम लोढ़ा कैसे बोल गए ये, क्योंकि लेजिस्लेटर जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे, जो सीपीए के पिछली बार सचिव थे, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है इनका, उसके, और मतलब संयम लोढ़ा लॉफुल बोलते हैं। हालांकि उनका जो स्पीच है या उनकी जो बात है डायरेक्ट टारगेट करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को, ऐसा इस कार्यक्रम में दूसरी बार हुआ है। पहली बार नहीं है। संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट पर भी हमला बोला था, अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ। उन्होंने नहीं, वो तो सचिन पायलट नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं, लेकिन उसे एक संयमता के साथ में, संयम लोढ़ा ने संयमता के साथ में वो, हालांकि उसके संयमी माहौल में अंदाज में, लेकिन आज वो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हो गए। और देखिए, भजन लाल जो भी रहा हो, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता थे, महामंत्री एक बड़ा पोर्टफोलियो संगठन। नहीं, भाजपा इसको ऐसे बुला सकती है कि ठीक है, हम जमीन से उठा के किसी भी व्यक्ति को जो लायक समझती है पार्टी जिसको, क्योंकि जनता ने पार्टी को मैंडेट दिया, ये भाजपा का एंगल हो सकता है। भाजपा, देखिए सर, मुद्दे बनाने में भाजपा एक्सपर्ट है। मैं अब चाय तो उनका मुद्दा है, पिछले 10 साल चाय वाला तो और मुद्दा है। जगह आ रहा हूँ। हो सकता है जो संयम लोढ़ा का जो ये स्टेटमेंट है ये कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिनों में जो एक माहौल खड़ा किया है, अगर ठीक स्ट्रेटेजी में कहता हूँ, अगर भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया तो आप ये मान के चलिए कि ये कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल खड़ा किया। हमारे एक मित्र हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा भी है कि ये बयान मणिशंकर अय्यर बयान है। मणिशंकर अय्यर इसी तरह के सेल्फ गोल करते रहे हैं। तो ये बयान जो है ये निश्चित तौर पर राजस्थान में एक बार फिर से हलचल लाएगा। इंदिरा गांधी दादी, इंदिरा और विवादित बयानों की ओर अगर मैं जाऊं तो एक और इंदिरा ने इस बार विवादित बयान दिया था, उनका नाम इंदिरा मीणा, बामनवास एमएलए जो हैं। तो इंदिरा मीणा और किरोड़ी मीणा दोनों ही रानीवाड़ा में अतिथि के तौर पे आमंत्रित थे। इंदिरा मीणा का पोस्टर था एक सामाजिक कार्यक्रम में, तो किरोड़ीलाल मीणा अपने भाषण में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप सुनिए।
एक नेता बीजेपी का तो दूसरा नेता कांग्रेस। पर मैंने पूछा भाई ये इंदिरा जी का फोटो आपने कैसे लगाया? ये मनोज टारगेट साथ था, मेरे 5-6 कार्यकर्ता और थे। उन्होंने साहब इंदिरा जी झांसी की रानी है। तो आपने सुना कि किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि इंदिरा जो है वो झांसी की रानी है जी, मीणा समाज की। जी जी। किरोड़ीलाल मीणा नाग मतलब बीमार हैं, विधानसभा नहीं आ सकते, लेकिन विधानसभा से करीब करीब 450 किलोमीटर दूर रानीवाड़ा में एक कार्यक्रम अटेंड करें, 550 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम अटेंड जी। तो यह है कि अब एक पॉलिटिकल अंदाज दिख रहा है बिना चुनाव के। तो यह राजस्थान में कम दिखता है पॉलिटिकल चर्चा कि हाँ ठीक है स्मूथली चीजें चल रही, तो चूंकि विधानसभा चल रही है। अब टीकाराम जूली ने भी कहा कि आदर्श नगर विधायक रवि खान बोले कि जवाब करवाइए मंत्री का, लेकिन भाजपा जो है वो अविनाश गहलोत को फ्लोर पे जवाब देने से बचाती रही। जी, उनका दादी वाला बयान खासा विवादित रहा। देखिए सर, मैं प्रोटेस्ट पर पिछले एनालिसिस में हम जब बैठे थे तो टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा पर हमने बातचीत की थी कि गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली का स्पेस खा रहे हैं और जूली भी इस बात पर खुश हैं कि चलिए ठीक है, कोई हलचल ना की जाए, कोई कंकर ना मारा जाए, जो अक्सर नेताओं में नहीं बचा पाता है कोई भी नेता कि कोई उसकी पर्सनैलिटी को ओवरटेक करे। आज फिर एक फोटो चर्चा में है उस प्रोटेस्ट को लेकर कि मंच पर 2 बड़ी फोटो जो ऑफिशियल होर्डिंग लगाया हुआ था उसमें टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का होर्डिंग था। अब बात यह है कि जिस तरह का सोशल मीडिया पर चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा का जो फोटो था वो थोड़ा बड़ा, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन टीकाराम जूली का जो फोटो जिस साइड लगा हुआ था वहां पर पोडियम रख दिया। अब ये पत्रकारों में बड़ा चर्चा का विषय है कि बार बार डोटासरा की तरफ से ऐसी कैसी कोशिशें की जा रही हैं कि वो टीकाराम जूली को। देखिए इस कार्यक्रम का जो खर्चा है ना जी, टीकाराम जूली का जो ऑफिस बतौर प्रतिपक्ष नेता चलता है जी, वो सरकारी खर्चे में चलता है, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता सरकार का एक पार्ट है। जी, जी, ठीक है, मतलब सरकारी पद है। लेकिन ये जो खर्चा है बाहर वाला, ये तो गोविंद सिंह डोटासरा की पार्टी कर रही है, मतलब अध्यक्ष पार्टी के वो है तो पार्टी जैसा चाहेगी वैसा होगा। तो बाहर डोटासरा, अंदर फ्लोर में टीकाराम जूली, लेकिन टीकाराम जूली फ्लोर पे गोविंद सिंह डोटासरा को स्पेस देते हैं बतौर अध्यक्ष। आपको याद होगा पिछला जो कार्यकाल अपन अगर देखें तो प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया थे, तो सदन का स्पेस भाजपा की ओर से मोस्टली कौन लेता था? राजेंद्र राठौड़ उपनेता और कटारिया प्रतिपक्ष नेता। उस समय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी उसमें थे, लेकिन इतना ज्यादा फ्रंट फुट पे पूनिया नहीं आते थे जितने डोटासरा आ रहे हैं। तो यह एक अंतर है, दोनों ही एक क्षेत्र के रहने वाले, एक जाति से आने वाले, और दोनों ही प्रतिपक्ष की परफॉर्मेंस पे देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा निश्चित तौर पे विधानसभा में भी फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो सदन में और सड़क दोनों जगह पे। ठीक बात है। नहीं, आप देखिए उपनेता प्रतिपक्ष है वो तो एक आप ऑथेंटिक आदमी मान सकते हैं अपोजिशन की तरफ से कि भाई ये अगर नेता प्रतिपक्ष उन्हीं की सदारत में उपनेता प्रतिपक्ष है वो सरकार को घेर सकता है सरकार से। लेकिन मैं कहूँ कि संगठन तो एक अलग मामला हो गया ना, बिल्कुल। लेकिन अब वो अपने आप को गोविंद सिंह डोटासरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लेजिस्लेशन की भी, लेकिन मैं देखिए गोविंद सिंह डोटासरा की मैं एक जगह जरूर तारीफ करूंगा कि इलेक्शन में जो उनकी जिस तरह की छवि थी कि फटकारे देने वाले नेता हैं और गमछा लहराने वाले नेता हैं, आप पिछले 4-5 महीने में गोविंद सिंह डोटासरा की एक्सरसाइज को देखिए कि अब वो बहुत बड़े लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो ये देखने की कोशिश 5-6 महीनों में नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक मैच्योर लीडर की तरह बिहेव किया। कांग्रेस ने जो नंबर गेन किया उसमें बड़ा रोल उनका है। भाजपा कहाँ जीती? इसी इलाके में जीती। नहीं, वो जिसे कहते हैं ना, या झुंझुनू की या सीकर की सीटें बड़ी राजनीति के लिए, लंबी राजनीति के लिए जिस गंभीरता की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा गंभीरता की जरूरत होती है, अब वो अपने आप को सीरियस दिखाने, जैसे सचिन पायलट बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए मेरे ऊपर कोई भी हमला करे, मेरे ऊपर कोई भी अपशब्द कहे, लेकिन ये मेरे संस्कार नहीं है कि मैं किसी को ओछा बोलूं, मैं किसी से अभद्र भाषा में बात करूं। ये हमला उनका अशोक गहलोत की तरफ होता है, ये हमला उनका दूसरे नेताओं की तरफ होता है जो सचिन पायलट को क्रिटिसाइज करते हैं बार बार। गोविंद सिंह डोटासरा के ऐसे किसी डिग्निटी पर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी कि आप मान लीजिए अगर इतने वरिष्ठ पद पर बैठकर गमछा लहरा रहे हैं तो आपको एक ना वो तो चुनावी माहौल तो रहता है। देखिए किरोड़ीलाल मीणा डांस करते हैं जब वो जो यहाँ के बड़े फेमस सॉन्ग हैं मीणा और टिकी, वो एक लोक संस्कृति का हिस्सा है। राजेंद्र राठौड़ का कल का एक वीडियो आया जिसमें वो चंग बजा रहे हैं। हाँ। तो आप चुनावों के दौरान नेता को हर तरह की छूट है, वो क्या नहीं बोलेंगे ये चुनाव आयोग तय करता है।
ठीक है, लेकिन क्या करेंगे अगर चुनाव आयोग की हद से बाहर है तो दिक्कत है, अन्यथा आप परफॉर्म कीजिए, आपको वोट लाने हैं कैसे ही करके, तो वो ठीक है चुनावी। लेकिन अगर गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में गमछा लहराते हैं या विधानसभा में आके जैसा आरोप संसदीय कार्य मंत्री लगा रहे हैं वैसी कोई हरकत करते हैं, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है विधानसभा का जांच का विषय है, लेकिन तो फिर ठीक नहीं। हमने चर्चा की थी पिछले विश्लेषण में हरीश चौधरी पर हमने ठीक ठाक चर्चा की थी। राजस्थान कांग्रेस में इतना कुछ चल रहा है, प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, हरीश चौधरी इन सबसे गायब है। हरीश चौधरी को साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, आजकल में उनका एक फोटो आया था, उसमें वो साइकिल चला रहे हैं। वहां मारवाड़ में वैक्यूम खड़ा हो रहा है कांग्रेस। अगर अशोक गहलोत भाजपा की सरकार के खिलाफ मारवाड़ में अगर कोई लीडरशिप है तो नाम के तौर पे अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल पूरा होता है और कांग्रेस सोचती है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय पद पे लेवल पे लाया जाए, तो मारवाड़ में कांग्रेस की पॉलिटिक्स कौन करे। एक नाम था मेवाराम जैन, तो चूंकि 3 बार के विधायक थे और सभी कम्युनिटी में स्वीकार्य वो थे, अब वहां ये अवसर ढूंढ रहे हैं। ये अवसर बनता है हरीश चौधरी के लिए भी, और बाद में देखें तो स्वीकार्य कम्युनिटी में संयम लोढ़ा भी है। तो संयम लोढ़ा का आज का बयान उन्हें चर्चा में लाएगा राजस्थान में, क्या भाई टाइगर जिंदा है अभी। नहीं हरीश दूसरे और भी नेता हैं, लेकिन हरीश चौधरी ये सोच रहे हैं कि मारवाड़ में कांग्रेस की पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने एक मैच्योर डिसीजन लिया था उमेदाराम बेनीवाल को भारत, वो जो पार्टी है हनुमान बेनीवाल वाली आरएलपी, उससे तोड़ के कांग्रेस में लाए, फिर इतनी हॉट सीट को कांग्रेस के लिए जिताया। कांग्रेस के केंद्रीय, भाजपा के केंद्रीय मंत्री तीसरे नंबर पे रह गए वहां। तो यह हरीश चौधरी ये सोच, चूंकि उनकी गांधी परिवार से पहले भी नजदीकी है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत का कोई रिप्लेसमेंट बने तो वो बने वहां पे। फिर से एक बार संयम लोढ़ा के बयान पर लौटेंगे, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो प्रदेश के नंबर 1 की कुर्सी पर वो स्टेटमेंट है। और ऐसा नहीं है, देखिए सीएम भजनलाल पर इस तरह की जो कमेंटबाजी है, उससे पहले हनुमान बेनीवाल लगातार, गोविंद सिंह डोटासरा बार बार पर्ची। क्या लगता है सर कि देखिए 1 साल से ज्यादा सरकार को हो गया है, उस सिनेरियो से भजनलाल बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं कि ऐसे। भजनलाल शर्मा ने जो सदन में स्पीच दी है, मैंने उनके 2 स्पीच बड़े गौर से सुने, तो उन्होंने एक मैच्योर पॉलिटिशियन के नाते दिए हैं, के तौर पे दिए हैं। कहीं लगता नहीं कि वो पहली बार के विधायक है, जिस तरह सदन में बोले। और उन्होंने विपक्ष के हमलों का जवाब भी दिया है और खुल के फ्रंट फुट पे आके मैं जैसे एनालाइज करता हूँ आरोह अवरोह और कंटेंट किसी नेता के, तो भजनलाल शर्मा के जो पब्लिक स्पीचेस हैं उसका अगर आप एनालिसिस करें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मिक्सअप करके वो कॉपी करने की कोशिश करते थे। जैसे उनके स्पीच, मुझे नहीं पता कौन लिखता है, लेकिन उनका जो अंदाज, वे ऑफ टॉकिंग है, डायलॉग डिलीवरी है, वो उन दोनों नेताओं से कहीं उसी तरह से यूं उंगली दिखा के बात कर, हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बार बार वो लास्ट का जो सेंटेंस है उसको निश्चित तौर पे भजनलाल शर्मा के मानस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की छवि का गजब का प्रभाव है, और वो प्रभाव उनका, देखिए सर, मैं इसे, देखिए राजनीति में मैं इसे, देखिए ये बात राजनीति की, हाँ, तो आप जिससे भी प्रभावित होते हैं, हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये उनका ये वे ऑफ स्टेटस है। लेकिन विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से चाहे आलोचना की, तो शब्दों की मर्यादा और तमाम चीजों का ध्यान रखा। अब यह जो स्पीच है संयम लोढ़ा का, यह बिल्कुल आपत्तिजनक है। भाजपा, लेकिन आपत्ति के बजाय भाजपा इसे बुनाएगी कि हम वो नहीं, मुद्दा देखिए सर, बात ये है कि भाजपा क्या करे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जनता इस तरह के स्टेटमेंट को किस तरह से लेती है। आप देखिए पिछली जो सरकार थी ना सर, अशोक गहलोत की सरकार, वो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी का जिंदा दस्तावेज थी। और सर मैं कह रहा हूं कि देखिए, चलो आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं जी। तो आपने देखा कि ये 1 दिन पहले का वीडियो है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर छू रहे हैं संयम लोढ़ा। अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी में एक कार्यक्रम गोविंद सिंह डोटासरा हाइप ले रहे हैं, तो कार्यक्रम क्यों ही बिना अशोक गहलोत की भावनाओं के खिलाफ या भावनाओं
से रहित रहे, तो संयम लोढ़ा के बयान को आप उस दिशा में भी सोच सकते हैं। बात कुछ और थी, सब्जी कुछ और गई। आप वही कहना चाहते हैं। भजन लाल जी पर थोड़ी और बात करते हैं। देखिए, बार बार इस तरह के हमले उन पर होते हैं और कई कई बार ऐसा लगता है कि उनकी डिग्निटी पर हमले होते हैं, पर्ची सीएम वगैरह वगैरह। देखिए, वो राजस्थान की नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे। मुझे जो लगता है एक विश्लेषण के तौर पर, भजन लाल शर्मा के साथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, देखिए सर, कि राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान की जो आवाम है, उसने पिछले 2 दबंग सीएम देखे हैं। दबंग सीएम मतलब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। उस दौर से निकलकर राजस्थान भजन लाल शर्मा तक पहुंचा है। अब आप अशोक गहलोत को लीजिए सर, कि ठीक है, एकदम चीजों पर कंट्रोल रखने वाला सुपर बॉस, सुप्रीम बॉस, और वसुंधरा राजे को देखिए, तो वहां क्या है कि अब भजन लाल शर्मा एज ए सीएम खुद का किस तरह का एटीट्यूड डेवलप कर पाते हैं। अगर उन पर इस तरह के हमले होते हैं, तो क्यों ना वो अपने आप को एक कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर ना, ये वाला तो उनके पक्ष में ही जाएगा। ये जो हमला है, ये भजनलाल शर्मा के पक्ष में जाएगा। निश्चित तौर पर भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से एसआईटी गठित की, आते ही पहला फैसला, पेपर लीक्स कार्रवाई वगैरह, हालांकि उसमें बड़े मगरमच्छ अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, और सब इंस्पेक्टर भर्ती वाले में तो निश्चित तौर पर उन पे सवाल है कि वो क्यों नहीं रद्द कर रहे उसको। तो लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, वो लिए हैं जिस तरह से पीकेसी योजना का उन्होंने राम वाला नाम किया और बताया रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश। तो काम वो कर रहे हैं और सिस्टम काम करता है। अशोक गहलोत के वक्त में ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने 5 बजे साहब रिटायर हुए, 6 बजे उनको किसी बोर्ड आयोग के एग्जाम में मौका दे दिया, तो वो स्पष्ट तौर पे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी वहां निश्चित तौर पे हावी रहती थी। यहाँ क्या स्टेटस है सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी क्या है सर, सरकार की जो खिड़कियां है ना, वो नहीं खुल पाई है। मैं कहूँ, अशोक गहलोत सुपर बॉस थे, बहुत दबंग बॉस थे, लेकिन क्या था कि उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ऐसे पता चल रहा था कि पावर कहाँ है, पावर धर्मेंद्र राठौर के पास उनके पास मजबूरी थी, पावर उसके आप पारासर के पास है, पावर विधायक उनके दौर में लगभग जो पावरफुल था, उसके पास मंत्री का दर्जा था। संयम लोढ़ा भी उनके सलाहकार के नाते थे। कोई डांग क्षेत्र विकास का भी 2 पद पे एक व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन आवासन बोर्ड के अध्यक्ष भी शांति धारीवाल थे, यूडीएच के मिनिस्टर भी थे। तो यह चीज पावर सेंट्रलाइजेशन उनकी मजबूरी थी, डिसेंट्रलाइज करना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में जिस तरह से चीजें पेपर लीक वाली, और वो भी तो पावर में रहने के पावर का तो सर वसुंधरा राजे के शासनकाल में ही मालूम चलता था ना कि यूनुस खान एक पावर सेंटर है, आप मानिए राजेंद्र राठौड़ पावर सेंटर हैं, हुआ करते थे, ये मालूम चलता था सर। अभी सरकार की खिड़कियां नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भजन लाल शर्मा ने प्रिविलेज, एक चीज में कौन पावर सेंटर का, मैं एक चीज बता दूं, देखिए, अगर आप सीएम ऑफिस का अगर सिस्टम समझे, तो अशोक गहलोत की एक गजब खासियत थी पॉलिटिक्स में। यह खासियत जो अपना लेता है, वो अपनी छवि, अशोक गहलोत की छवि निश्चित तौर पे प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो पीपल रही है। अशोक गहलोत को जिस पे कृपा करनी थी, उसको उन्होंने कोई पद दिया और अपने से दूर रखा, है ना। योग्यता से पहुंचा हुआ व्यक्ति और कृपा से पहुंचा हुआ व्यक्ति। यहाँ यह है कि कृपा वाले लोग आसपास हैं, तो वो उस एरिया, उस एरिना से बाहर कब आएंगे, ये देखने वाली बात है। चाहे उनके मीडिया से रिलेटेड काम देख रहे लोग हों, चाहे छवि जिनको बनानी है वो लोग, तो आपके जो बयान देने के लिए जो मिनिस्टर्स आते हैं वो भी नए हैं। उसकी बजाय आप किरोड़ीलाल मीणा का ये यूज कर सकते थे, अच्छा। उसकी बजाय आप जो पुराने और अनुभवी लोग हैं, जैसे राजेंद्र राठौड़ को ये लाते हैं कई बार, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उनके अंदर पहचान वाले श्रीचंद कृपलानी सर, राज्यवर्धन राठौड़ राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते विपक्ष में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करते थे, लेकिन अब वो, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका अटेंशन तो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, गजब का रहे हैं। और चूंकि वो मिनिस्टर ऑफ आयरन भी रहे हैं, तो मीडिया में उनके रिलेशनशिप गजब के हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सरकार की, तो निश्चित तौर पर मीडिया उसको गंभीरता से लेगा। ठीक बात है। नहीं, मैं तो आपसे अगर सीधा सवाल पूछूं कि भजन लाल शर्मा के बाद में पावर और कहाँ है, वो उसका जवाब सरकार की तरफ से किस मंत्री के पास है, किस संगठन के नेता के पास में है, ऐसी कौन डिग्निटी है? जैसे पता चलता था, मेरा वो जानने का है कि सरकार की खिड़कियां नहीं खुल पाई हैं। हाँ, वो तो खैर निश्चित तौर पे है ही कि कई लोग ये कहते हैं, अशोक गहलोत का बयान था पहले मुख्य सचिव को लेके कि मुख्य सचिव के पास है, कुछ लोग आरएसएस पे ये कहते हैं। लेकिन जो कि आरएसएस की अपनी परंपरा है, वो अपने लोगों को संगठन में, जैसे संगठन महामंत्री अब राजस्थान फिलहाल वैकेंसी है,
तो उनका एक अपना अलग अलहदा अंदाज है, अलग स्टाइल है, और आरएसएस उससे कभी बाहर आता भी नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर आएगा तो फिर वो वहां अंदर नहीं रह पाएगा। तो अब यह है कि आप डिसेंट्रलाइज करेंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएगी, पावर सेंटर कहीं और लगा देंगे तो फिर वो ही चीजें ले उड़ेगा। तो यह थोड़ा सा लगता है, परंतु इस बयान का मुझे लगता नहीं कि ज्यादा भाजपा एक और के विषय, against जाएगा। मदन राठौड़ का पुणे निर्वाचन हुआ है जी, बिल्कुल। और एक बड़ा मुद्दा है संगठन के तौर पर देखा जाए तो, और मदन राठौड़ को अपनी टीम बनानी है। पहली बार होगा कि मदन राठौड़ अपनी टीम बनाएंगे, और उसके बाद में चर्चा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी सुगबुगाहट है कि भाजपा को जल्दी ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। कैसी होगी मदन राठौड़ की टीम? 1980 से अगर भाजपा की शुरुआत देखें तो ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष मिलने में 20-25 साल से भी अधिक का वक्त लगा। जब से नहीं रहे 80 के बाद की 80 के बाद की बात करो, बहुत लंबा समय लगा। और फिर मदन लाल सैनी के रहने के बाद में, चाहे वो प्रणामी रहे, चाहे उनके बाद में सतीश पूनिया रहे, फिर अब मदन राठौड़। तो निर्वाचन वाला मामला जो है वो मदन राठौड़ के पक्ष में गया है निश्चित तौर पर, और मदन राठौड़ इस निर्वाचन के बाद मुझे लगता है कि एक प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि वो भाजपा की उस परंपरा से रहे लंबे समय तक। वो 70 के दशक में प्रचारक रहे थे 5-6 साल तक आरएसएस के। उसके बाद वो इमरजेंसी में, चूंकि अब 50 साल होने वाले हैं इमरजेंसी को, तो इमरजेंसी में वो जेल में भी रहे थे। तो यह मदन राठौड़ का अपना एक ओरा है, और वो अब अपनी टीम में कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी तक वही टीम लगभग है जो सतीश पूनिया के वक्त थी, या उनके बाद थोड़ा बहुत चेंज सीपी जोशी ने किया, और फिर मदन राठौड़ ने भी उनको कंटिन्यू रखा। तो भाजपा अब चूंकि 5 ईयर इलेक्शन मोड में काम करती है, तो अब लगता है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है। अब मदन राठौड़ स्टेट टीम अपनी बनाएंगी, क्योंकि स्टेट टीम के लिए तो निर्वाचन नहीं होता, तो उसमें आरएसएस की चलेगी, मदन राठौड़ की चलेगी, और सहमति ये भजनलाल शर्मा की भी लेंगे। तो इसी तरह से भाजपा आगे बढ़ेगी लगता है। एक सीएम का जो एक जरूरी दखल है वो तो यकीनन होता ही है, अपने जिला अध्यक्ष में भी। ऐसा पहले रहा कि पार्टी और संगठन और सरकार अलग अलग चले। पहले जरूरी नहीं होता कि हर बार ये सारी चीजें सटीक किया बैठे, था, जैसे लेकिन कि बाद में फिर भाजपा ने इसको बदल दिया। बहुत बड़ी अखबार की खबर है कि जयपुर का जो जिला अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें सीएम कुछ और चाहते थे, संगठन ने किसी दूसरा नाम आगे बढ़ाया, उसमें ना सीएम कुछ कर पाए ना कोई और कुछ कर पाया। और ये कई जगह की कहानियां हैं, पर यह है कि अंततोगत्वा एक होके सबको काम करना है। जी जी जी। तो राजस्थान के बहुत सारे सियासी मुद्दों पर आज हमने चर्चा की, और एक बार वापस से आपके साथ में हाजिर होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। राजस्थान की सियासत के भीतर खाने पर हम फिर से आपके साथ में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।